जयपुर की सड़कों पर एक बार फिर भाजपा के कार्यकर्ता उतरे हैं और कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। मुख्यालय से सचिवालय कूच करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दावा किया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं होगी। साथ ही एक उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस का एक विधायक बताओ 1 लाख रुपए इनाम पाओ, ये स्थिति होने वाली है। उधर सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि ईडी तो आएगी चाहे कांग्रेस गाली ही क्यों ना दे। उधर स्टैचू सर्कल पर प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां भी दी। सरकार के खिलाफ है, जिस सरकार ने सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल बिजली राजस्थान में मिलती है। हमारी माता बहनों के मन में आक्रोश है कि सरकार मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाई। यह आक्रोश इस बात का है, युवा आज आक्रोशित है कि सरकार ने हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, वादा खिलाफी की कोई बात नहीं, लेकिन लाखों युवाओं के अरमानों पर पानी फेरने का काम इस सरकार ने किया है। जिस प्रकार से पेपर लीक हुए हैं, गुस्सा इस बात का है कि राजस्थान में एक के बाद एक भ्रष्टाचार की कांड हुए और सचिवालय में करोड़ों रुपया मिल जाना और वहां मिलना जहां के मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं। भाजपा के हमलावर रुख पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने तो यहां तक दावा किया कि कांग्रेस सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। ऐसे में जनता कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने जा रही है। डोटासरा ने कहा कि विपक्ष महज माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उनके नेता खुद एकजुट नहीं है। भाजपा नेताओं के बीच मनभेद और मतभेद दोनों है। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही। साथ ही ईडी की कार्रवाई पर कहा कि जिसने गलत किया है उसे सजा मिलेगी। एक भी व्यक्ति ने कोई दमदार बात नहीं की, सरकार की योजनाओं के खिलाफ कोई बात नहीं कर पाए, सरकार की योजनाओं में कोई कमी खामी नहीं निकाल पाए और केवल जो पिछले 1.5 साल से राग अल्पा रहे हैं भ्रष्टाचार का, उसी को रिपीट करके अपने कार्यक्रम की इतिश्री की है। कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही इस प्रदर्शन को ट्रेलर बताते हुए कहा कि आने वाले दिनों में ये जंग और तेज होगी। नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर का मजमून आपने देखा। राजस्थान में भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और उसी के तहत सचिवालय का घेराव किया है। पहले पार्टी प्रदेश कार्यालय पे एक सभा, उसके जरिए नेताओं का संबोधन और उसके बाद सचिवालय का घेराव, वहां पे पुलिस से झड़प, जो नई बात नहीं है, आपस में ऐसे ही चलता है। खैर, लेकिन एक पार्टी कहती है कि ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, हमने सरकार को हिला दिया। दूसरी तरफ पार्टी कह रही है कि कार्यकर्ता ही नहीं जुट पाए। हिलाएं तो जब जब हिलने का कोई चांस मिले। बीजेपी के प्रदर्शन का जवाब देने के लिए मैदान में उतरे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। चले, मैंने मजमून के जरिए तमाम चीजों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हम हमारे पैनलिस्ट से मुखातिब होंगे। बीजेपी से हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब हैं, पौरुष भारद्वाज जी हमारे साथ में कांग्रेस से हैं, हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। पौरुष, आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी का प्रदर्शन, ये कहना बीजेपी का कि करप्शन के खिलाफ, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ, जो भी चीजें जो बीजेपी आरोप लगा रही है, उनका एक, ये कहूं कि आरोपों का एक बुके बना करके और सचिवालय घेरने के लिए बीजेपी ने आज प्रदर्शन किया। आप लोग उसे खारिज कर रहे हैं, बीजेपी से ऐतिहासिक बता रही है। देखिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि आप तमाम तरह की मीडिया खबरें जो कल आने वाले अखबारों में प्रकाशित होने वाली है और जो तमाम तरह के मीडिया चैनल्स वहां पे मौजूद थे, आप उन सबके कैमराज में देख सकते हैं कि वहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग मौजूद थे और कितने कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे बड़ी बात है, देखने वाली बात यह कि पिछले 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी अपना सेंट्रल गवर्नमेंट होने के नाते राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ना तो अपना सत्ता धर्म ढंग से निभा पाई और ना राजस्थान में विपक्षी होने के नाते विपक्षी धर्म अपना ढंग से निभा पाई।
इन लोगों की स्थिति ये रही कि हमारी सरकार के द्वारा इतने बढ़िया कार्य किए गए, दुनिया भर के कार्य किए गए कि ये लोग कहीं मुद्दा असल में ढूंढ ही नहीं पाए। इनके द्वारा जो फॉर्मेलिटी के जो प्रदर्शन किए गए वो भी इनके जो कई गुट बन गए, लगभग 7 से लेकर 8 गुट भारतीय जनता पार्टी में जो हमने देखा पिछले जो राजनीति में जो 4.5 साल की राजस्थान की राजनीति रही उसमें, तो वो भी सब लोग अपने अपने आप को भविष्य का मुख्यमंत्री घोषित करने के लिए उलझुल मुद्दे पकड़ के लाए कि जिन मुद्दों का राजनीतिक के तौर पर कोई सीधा सीधा उनका कोई उनसे मतलब नहीं था। अब देखिए हमने देखा कि कैसे वीरांगनाओं के मुद्दे पे जो है किरोड़ीलाल मीणा जी ने राजनीति करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ उनकी मांग थी। उसी बाद हमने देखा कि जब सरकार द्वारा उनको किरोड़ीलाल मीणा जी को धरने से हटाया गया तो कैसे सतीश पूनिया जी एंड टाइम पर आए, और फिर जब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता किरोड़ीलाल मीणा जी के समर्थक थे उन्होंने कैसे सतीश पूनिया जी के साथ बदतमीजी करी, उनके खिलाफ नारेबाजी करी, काफी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो देखिए पिछले 4.5 साल में असल में एक उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का यह रहा है कि उनको राजस्थान से श्रीमती वसुंधरा राजे जी को हटाना था और उनकी जगह कौन ले, तो वो राजस्थान में जो बीजेपी के नेता बाकी के हैं वो सिर्फ अपने आप को सिद्ध कर रहे थे। अब देखिए मैं अपन बात करें आज के प्रदर्शन की, आज के प्रदर्शन की स्थिति आप अगर देखेंगे तो आप इसको बात को पाएंगे कि आज के प्रदर्शन की तारीख उस समय रखी गई जब माननीय वसुंधरा राजे जी राजस्थान से बाहर थी और इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो पूनिया साहब हैं वो भी बाहर थे। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना यह है कि जोशी साहब जो इनके नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो एक सेंट्रल की तरफ से इनको एक आदेश था कि भाई तुम लोग कुछ कर नहीं पाए, जिसको कहते हैं कि बच्चे को जबरदस्ती अपन उठाते हैं कि भाई उठ बेटा स्कूल जा, बच्चा बोला नहीं मम्मी सोऊंगा, मैं सोऊंगा, मुझे नहीं सोने दो, फिर वो जबरदस्ती माता पिता कहते हैं उठो 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 करना, जाना पड़ेगा स्कूल, तो जाना पड़ेगा नहीं तो फेल हो जाओगे। तो वो स्थिति आज केंद्रीय नेतृत्व की रही उनकी। उन्होंने मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को फिक्र कितनी है कि वसुंधरा जी बाहर थी, सतीश पूनिया जी बाहर थे, उस वक्त को चुना है, आप बीजेपी की ज्यादा फिक्र कर रहे हैं कि आप अपनी फिक्र कर रहे हैं? देखिए हमें तो फिक्र करने की असल में कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो इस बात को, बल्कि हम तो एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हमें ज्यादा अच्छा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल तक एक विपक्षी पार्टी होने के नाते एक अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करती। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव वाले लोग नहीं है कि हम की सत्ता में बैठने के बावजूद संसद की कार्रवाइयां ठप करवा दें। चलिए मैं वापस आ रहा हूं। मैं एक बार सुरेश गर्ग साहब का रुख करना चाहूंगा। गर्ग साहब, आपकी पार्टी दावा कर रही है कि ऐतिहासिक प्रदर्शन था, सरकार को हिलाने वाला प्रदर्शन था, लेकिन इसे कांग्रेस खारिज कर रही है कि बीजेपी खुद ही नहीं हिल पाई, सरकार को क्या हिलाएगी? देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस कैसे इस चीज को मान सकती है कि साहब आज भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक प्रदर्शन था। आज हमने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, सचिवालय का घेराव किया। सचिवालय का घेराव क्यों किया? जो पिछले 4.5 से अराजकता भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिस तरह से इनके IAS अधिकारी पकड़े जाते हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि सचिवालय के पास में एक कार्यालय जो कि योजना भवन है, उसके अंदर 2 करोड़ 31 लाख रुपए नगद मिलते हैं, 1 किलो सोना मिलता है। जिस तरह से कुंजीलाल मीणा जी के ऊपर 12 लाख रुपए का रिश्वत का आरोप लगता है, इसके बावजूद भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है और उनको दूसरे विभाग के अंदर दे दिया जाता है। जिस तरह से नीरज के पवन के लिए के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, उसके बाद भी सरकार उसके कार्रवाई करने के लिए परमिशन नहीं देती। जिस तरीके से राजस्थान में ACB ने बहुत सारे अधिकारियों को पकड़ा है, कम से कम 590-595 अधिकारियों को पकड़ा, लेकिन ये गहलोत जी की सरकार उनको अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रही। इसका मतलब है कि गहलोत जी उन भ्रष्टाचारियों के साथ मिले हुए हैं। जिस तरीके से बाबूलाल कटारा को RPSC का मेंबर बनाया, फिर इसके बाद करोड़ों रुपए की उनके पास संपत्ति मिलती है। आपने देखा होगा कि बाबूलाल कटारा जी के पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति कहां से आती है। जिस तरह से बायोडीजल का एक अधिकारी, एक छोटा अधिकारी जिसके ऊपर 4 करोड़ रुपए का नगद मिलता है, इसके बाद में वो छूट जाता है। तो इससे ये पता लगता है कि राजस्थान की सरकार उन भ्रष्टाचारियों के साथ मिली हुई है, जो उनका पैसा है वो उनके पास में, क्योंकि खुद के इनके नेता ने बोला कि हम 85% कमीशन में चलते हैं। तो आज राजस्थान में 85% कमीशन की सरकार चल रही है और अराजकता की सरकार चल रही है। कोई सा भी डिपार्टमेंट ले लीजिए जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। तो कल की एक अखबार की कटिंग है कि इन्होंने वृद्धावस्था पेंशन लागू कर रखी है। वृद्धावस्था पेंशन किसको होती है? बुजुर्ग लोगों को मिलती है। लेकिन आपने देखा होगा 17 साल 18 साल के बच्चों को पेंशन मिल रही है। जो सरकारी नौकरी के अंदर उसकी पत्नियां पेंशन उठा रही है। ये राजस्थान में हालत हो रही है। आपने एक भ्रष्टाचार का एक उदाहरण देखा होगा, विदेश पढ़ने के लिए, युवाओं को विदेश पढ़ने के लिए इन्होंने एक स्कीम लाए थे। युवाओं को विदेश जाना था, क्या पूरे राजस्थान के अंदर 8 करोड़ की पॉपुलेशन में क्या इनको 200 इस तरह के लोग भी नहीं हायर स्टडी के लिए नहीं मिले, और एक IAS का बेटा या RAS का बेटा विदेश पढ़ रहा है।
ये भ्रष्टाचार है। जिस तरीके से इन्होंने एजुकेशन के अंदर भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से रीट की एग्जाम में भ्रष्टाचार किया, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, उन सब चीजों के लिए हमने गहलोत जी के खिलाफ सचिवालय का घेराव किया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में किए। हमारे कई लोग घायल हुए हैं। इसका असर क्या होगा? असर क्या होगा? असर जनता सर 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीत के आएगी। मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि इनके खुद के मंत्री, अब मैं उदाहरण दे देता हूँ आपको। चलो गहलोत जी जब प्रथम बार मुख्यमंत्री थे, इसके बाद में चुनाव हुए, 56 सीटें आई थी। दोबारा मुख्यमंत्री बने, इसके बाद में 2013 के अंदर चुनाव हुए थे, मात्र 21 सीटें आई है। अब की तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, अब की बार इनके बाद फॉर्चूनर लायक तक भी एमएलए जीत के नहीं आएंगे। जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है, जिस तरह से ये कहते हैं ना कि हम भारतीय जनता, अरे भैया आपके तो नेता तो 100 के नियुक्त हो गए, उसके पहले तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आधा काम कर चुका होता है। आपके जो कह रहे हो ना कि आप राहुल गांधी जी से पूछ लो, मम्मी वो उसको पढ़ाती रहती है, पढ़ो बेटा, उठो, जाओ बेटा, लेकिन वो जा ही नहीं पाना और विदेश में जाके भारत की छवि खराब करने के लिए लगा रहता है। ये आपकी हालत है। फिर भी हम कह रहे हैं कि राजस्थान कहनी पड़ेगी। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक्सरे है इनके पास में। अब तो खैर एक्सरे क्या हकीकत है? ये तो हकीकत है। बताइए आप राहुल गांधी जी को, मुझे बताइए आज बता दीजिए मुझे राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटी है, आज देश के कौन से यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी जी को बुलाया जाता है, लेकिन विदेश की यूनिवर्सिटी में क्यों बुलाया जाता है? और वो भी केवल मुसलमानों के द्वारा। आप ये बताइए मुसलमानों का किसी यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया गया? आप बताइए, आपको आनी चाहिए। आपके नेता बेल जब आज जेल में गर्ग साहब, आप दाएं बाएं होंगे तो मैं तो चाहूंगा कि आप अपने मुद्दे पर हैं, आप अपनी बात करें इस प्लेटफॉर्म से। आप डाइवर्ट होंगे तो फिर ये और दाएं मैं तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूँ, भ्रष्टाचार मेरे पास 15 यूनिवर्सिटी मेडिकल परमिशन दिए, फार्मेसी की परमिशन दिए। ये देखो आप बिजली के, ये देख लो दुनिया भर का भ्रष्टाचार। मैं जवाब दूंगा। सुने ये क्या भ्रष्टाचार? एक दिन पहले आप ही को अवसर दिया था, आप सारी चीजें दिखा चुके हैं, तो अब नई बात कुछ लेके आइए। हाँ, नया लेके आया हूँ मैं तो आज वो दिखाना आप। बिल्कुल। मैं अनिल आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर ओवरऑल क्या माना जाए? इसे बहुत बड़ी ताकत जिसका प्रदर्शन होना चाहिए, कि प्रदर्शन का मतलब आज के लिए रह गया कि एक एहसास करा देना कि हाँ बिल्कुल ताकत दिखाई है। कितनी ताकत दिखा पाई? और दूसरी बात, कांग्रेस के प्रदर्शन हो चाहे बीजेपी के प्रदर्शन हो, आम आदमी की उपस्थिति कितनी रहती है? क्या पार्टी के कार्यकर्ता ही होते हैं? और पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो शहर के कार्यकर्ता इतने होते हैं दोनों पार्टियों के पास में कि मुझे लगता है कि जो संख्या बल तय करते हैं शायद उससे कई गुना ज्यादा अगर वास्तव में ईमानदारी से कार्यकर्ता पहुंचे तो वो भी बाहर से आपको बुलाने की जरूरत नहीं है। देखिए, प्रदर्शनों की अगर स्थिति देखी जाए तो शायद पिछले 4 साल में हमने देखा कि कई बार कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया, बीजेपी यहाँ पर जो विपक्ष में है उसने राजस्थान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाल फिलहाल भी अगर आज के प्रदर्शन का देख लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी जिस ताकत के लिए मानी जाती है, जिस ताकत के लिए जानी जाती है, और खासतौर से अगर बीजेपी विपक्ष में हो और कोई प्रदर्शन किया जा रहा हो, वो ताकत शायद नजर नहीं आई। हाँ जरूर कई मुद्दे थे पार्टी के पास में, मंच भी लगा, मंच पर आला नेता भी मौजूद रहे, कुछ नेता नहीं थे, शायद पार्टी की दूसरी जिम्मेदारियां थी जिसकी वजह से राजस्थान से बाहर रहना उनको पड़ा, लेकिन फिर भी एक मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है विपक्ष में होने के नाते, और इस चीज को सरकार को भी सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। जरूर ये कहा जा सकता है कि पार्टी ने जितनी भीड़ जुटाने का टारगेट या तो दिया था या जितनी ताकत लगाई थी, जितना अंदाजा बीजेपी को था कि शायद उनके साथ में जयपुर का ये जो विरोध प्रदर्शन होगा उसमें शायद आंकड़ा जो आएगा वो अच्छा आएगा। शायद उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को भी शायद कुछ संख्या कम रह जाएगी। हमने देखा भी था मंच के जहाँ पर मंच लगाया गया था भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर में, वहाँ पर कुछ सीटें खाली भी रही थी, और जब तक स्टेचू सर्किल तक और सचिवालय तक कूच किया गया कुछ संख्या कम रही। ताकत जो लगानी थी, जिस ताकत के लिए पार्टी जानी जाती है, और खासतौर से विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी रहते हुए, तो ये कमजोर कुछ इस जगह पर रही। लेकिन फिर भी पार्टी ने जनता की आवाज को उठाया, जनता की आवाज में जो मुद्दे हैं सरकार को चेताया भी है, और इसको पॉजिटिव सरकार को लेना चाहिए कि आगे किस तरह से इसमें सुधार किए जा सकते हैं। लेकिन ये चिंता का विषय है
कांग्रेस भी इस पर ये नहीं कह सकते कि उनके साथ में जनता का जुड़ाव है। कई बार हमने राजस्थान में प्रदर्शन देखे हैं, संख्या बल के आधार पर अगर देखा जाए तो जो आज कांग्रेस सवाल उठा रही है, खुद के अगर गिरेबान में झांक के देखे तो वहां पर भी इसी तरह का कुछ संकट नजर आता है। आज का कार्यकर्ता हो या प्रदेश अध्यक्ष जी को कहना भी पड़ा कि ये ठीक नहीं है कि मंत्री खुद के पीएस और इनको लेकर के रवाना हो जाते हैं और वहां भीड़ नहीं लेकर के आते हैं। तो ये पीड़ा दोनों ही तरफ की है और मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को इस ओर गौर करना चाहिए कि आम पब्लिक का जुड़ाव बिल्कुल नहीं रहता है, केवल पार्टी के चेहरे कार्यकर्ता। और ये कहूं कि जो प्रदर्शन जयपुर में देखने को मिलते हैं, गिने चुने वही चेहरे सामने दिखाई देते हैं, उसके अलावा कोई आता नहीं है, चेहरे भी नहीं बदल पाते हैं। खैर ये पार्टियों का काम है और किस तरह से देखना है, ये सभी पार्टियों के लिए वही स्थिति है कि आम पब्लिक का जुड़ाव बहुत कम रह पाता है। पर उससे मैं मेरा सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले आप गर्ग साहब के आरोप पे कुछ कहना चाह रहे थे। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि इनके द्वारा जो आरोप लगाया गया कि एसीडी के द्वारा इतनी कार्रवाई की जा रही है, मैं आपको एक स्थिति की तुलना करने, एक इमेजिन करने के लिए आपसे कहना चाहूंगा कि दो घरों में कचरा भरा पड़ा है। एक व्यक्ति है जो अपने घर को साफ रखना चाहता है, घर में से घर का सारा कचरा निकाल करके बाहर निकाल करके आता है, और एक व्यक्ति ऐसा है कि जो अपने कचरे को रखे रहता है सिर्फ इस डर की वजह से कि कि बाहर लोग ये नहीं देखे कि मेरे घर में कचरा कितना है। तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि एसीडी के जो छापे बढ़े राजस्थान में, आपको बल्कि स्वागत करना चाहिए, आपको बल्कि स्वागत करना चाहिए। जीरो टॉलरेंस मैं घर से पूछा जाऊंगा, आप अपने दिल्ली का जो आपका नया कार्यालय बनाया उसके पास जो गेस्ट हाउस आपके कार्यकर्ताओं के लिए बनाया, आप गए या नहीं गए? हमारे पास पैसा आंदोलन चलाया गया। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब हम लोग पिछली बार विपक्ष में थे, आज बनते भारतीय जनता पार्टी खाली नाम का विरोध प्रदर्शन कर दिया। जनता इसलिए हम तो हमारा जब तो आपके जरिए उपचुनाव में एक विधायक जीती है, उसने भी कांग्रेस में अपने चुनाव के मुख्य चुनाव जीत के आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलो सवाल जवाब पे आप लोगों को खुली छूट दी, आप लोगों ने आपस में बात कर ली। मुझे लग रहा था कि एनर्जी है भी बची हुई, तो चलिए आप लोग काम ले लीजिए उसे। अगर मैं सवाल भी करता तो भी जवाब यही आते जो आप लोग बोल चुके हैं। मैं पुरुष से उस पर जानना चाहूंगा, आप टू द पॉइंट बात करें कि आप लोग कह रहे हैं कि करप्शन को लेकर के और बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर के अभी सवाल खड़ा कर रही है, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि जो विपक्ष में कोई भी पार्टी होती है जिस पे गौर फरमाना चाहिए कि हाँ वास्तव में कहीं सही तो नहीं है मुद्दे, या फिर जांच की आवश्यकता ही नहीं होती है। देखिए निश्चित तौर पे हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और हम लोग ना सिर्फ विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे बल्कि हम आम जनता की तरफ से भी हमें जो अभावयोग प्रकोष्ठ को या जो सरकार का अभावयोग प्रकोष्ठ है उसको प्राप्त होती है, शिकायतें जो वेदनाएं प्राप्त होती है उन पर भी हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करते हैं। हर सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जब जयपुर में होते हैं तो सीएम आवास में जन सुनवाई होती है, उसमें जो भी शिकायतें होती है उनको न सिर्फ संबंधित डिपार्टमेंटों को कार्रवाई के लिए भेजा जाता है बल्कि उनको फॉलोअप भी किया जाता है। अब देखिए मैं इनसे जो अभी बात कर रहा था बीच में हमारे बड़े भाई गर्ग साहब जो बोल रहे थे, मैं आपसे बात कहना चाहूंगा कि एसीडी के आप
देखिए एसीडी के छापे आप देखिए निर्बाध रूप से रोजाना जारी है। और बेसिकली इधर साहब मुझे बोले दीजिए, प्लीज मुझे बोले दीजिए, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। आप देश में ऐसी कौन सी सरकार होगी कि जहाँ पे आईएएस लेवल का अधिकारी पकड़ के जेल भेजा जाता हो? मैं आपसे पूछूंगा देश में ऐसी कौन सी सरकार होगी जो आरपीएससी मेंबर अगर उसका पकड़ा जाता है तो उसको खुद सरकार खुद करती है? आप लोगों को क्या तो स्थिति होती है कि आप एक एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा पाते। आपके मंत्री बड़ी बेशर्मी से उत्तर प्रदेश में देखा कि बच्चों ने गाड़ी चढ़ा दी, उसके ऊपर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, आप लोग मुकदमा दर्ज नहीं करवा पाए। देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाली बेटियां जंतर मंतर में इतने लंबे समय तक धरने में बैठी। अगर आपका सांसद अगर निर्दोष था तो जहां से बरी हो जाते। क्या बुरा ये सिस्टम है? भारत में न्यायपालिका भी नाम की चीज है, जबकि सरकार आपका एफआईआर दर्ज नहीं करवाने सुनिए जी। तो गर्ग साहब आप इसी से काउंटर कर सकते हैं कि हमारे नेता पे आरोप लगे तो आपके नेता पे भी आरोप लगा था, फिर अलग से कैसे आपकी पार्टी डिफरेंस कैसे? आपने कहा कि आपके नेता नहीं, एक मेरा छोटा सवाल है, आप लोगों के यहाँ पे कोई भी जैसे सवाल उठता है तो आपके यहाँ पे भी ऐसा हुआ था, कांग्रेस ने भी ऐसा किया था, तो आपको अलग हटके देखा तभी तो विकल्प के रूप में लोगों ने कार्रवाई की। आपने जवाब दिया, अभी आपने जवाब दिया कि आपके नेता पे भी आरोप लगा था रेप का, आप उसी से खुशी जाहिर कर खुशी जारी नहीं है। सीबीआई ने गिरफ्तार करके जेल भेजा, अगर हमारे नेता पर आरोप लगा जेल भेजा, राहुल गांधी को जेल राहुल गांधी आप उसकी बात कीजिए ना। आपके अभी सांसद आपसे ये बात और कहना चाहता हूँ, अगर वो सांसद अगले तो घोषणा कर रहे हैं हमने जेल भेजा हमारे, आप देखिए समय यूपी राहुल गांधी क्यों बोल जाएगा? राहुल गांधी पे कोई आरोप लगेगा? राहुल गांधी की कैसी बातें करते हैं आप लोग जो वास्तव में दोषी उनकी बात कीजिए ना। और दूसरी बात मैं आपसे बात कहना चाहूंगा, जब यूपीए 2 थी आप लोगों ने कुछ लोगों के साथ पूरी एक षड्यंत्र रच करके आपने कैसे सीएजी से रिपोर्टें प्रकाशित करवाई। मैं पूछता हूँ आज कहां गई वो सीएजी? तो जब आए दिन की खबरें चलती थी कहां गए वो समय जब है ना हाईकोर्ट अपने प्रसंज्ञान स्वयं प्रेरणा से प्रसंज्ञान की खबरें छपती थी कि अखबार में छपी खबर के आधार पर आज हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने प्रसंज्ञान ले लिया। आज आप लोगों की स्थिति यह है कि आपने सबको डरा रखा है, आपने सबको डरा रखा है, मीडिया से लेकर न्यायपालिका तक क्या स्थिति है आज स्वयं प्रेरणा की खबरें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। और दूसरी बात देखिए, आपने जो हमारे यूपी 2 पे आरोप लगाए, हमने हर आरोप पे कार्रवाई की और हमने हर अपने नेता के खिलाफ, हर मंत्री के खिलाफ हमने शिकायत दर्ज कराई। और दुर्भाग्य से आप हमारे ऊपर जो आरोप लगा करके आप जो सत्ता में आए, आप उन आरोपों को आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। हर न्यायालय में से हमारे नेता जो उस समय के तत्कालीन मंत्री थे, जिनका हमने आपके कहने की वजह से और देश की मीडिया के कहने की वजह से हमने, और जो माननीय हाईकोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्वयं प्रेरणा से लिए गए प्रसंज्ञान की वजह से हमने जिन मंत्रियों को आप लोगों के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाए। आपको नैतिकता का तकाजा कि आपको हमसे माफी मांगनी चाहिए, आपको हमसे पहले आप जांच तो कराते, आप लोगों ने जांच क्यों नहीं कराई? नहीं जांच करवाई ना सर, हमने क्यों नहीं जांच करवाई? आप देखिए बिल्कुल आपने उस समय हमारे ऊपर 2G का घोटाले का इन्होंने जो कथित 2G घोटाले की बात थी, कोयला घोटाले की बात थी, कोयला घोटाले में इन्होंने मनमोहन सिंह जी तक को लपेटा। अब बाद में देखिए अब न्यायालय ने उसको बाकायदा बरी किया, मनमोहन सिंह जी वाले प्रकरण को चैप्टर में खत्म किया। 2G वाले के काल्पनिक घोटाला था, बाद में देखिए अब न्यायालय ने ये टिप्पणी करी ये काल्पनिक घोटाला था और ये तथ्य क्यों बना के पेश किए गए ये मेरी समझ के बाहर है। आप कोर्ट की नोटशीट में आप देखिए कोर्ट ने इस बात को माना कि काल्पनिक कथा किसने पटकथा लिखी बोली, ये समझ के बाहर है कि जिसको घोटाला आप कैसे कह सकते हैं। तो की बात कर रहे हैं आप? जी जी चलिए गर्ग साहब, आप अभियोजन स्वीकृति की बात कर रहे थे अभी, मुझे बहुत अच्छी बात है, बार बार आप लोग अभियोजन स्वीकृति की लेके आते हैं और मैं नहीं 50 लोग ये बात कहेंगे। अभियोजन स्वीकृति के मामले में बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों का एक ही रवैया है, आपको मालूम है कि नहीं? इस बात का मालूम है? सेम पोजीशन, सुनिए सर, सुन लीजिए, सेम पोजीशन वसुंधरा राजे जी के वक्त भी वही स्थिति थी और आज भी वही स्थिति है। इस बात को क्यों घुमा करके लाते हो अपने कवच बनाने के लिए? सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन। योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज इनके नेता, प्रवक्ता, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष एसीबी ने ये कर दिया, एसीबी ने ये कर दिया। अरे भाई एसीबी ने कर दिया, मानते हैं कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं, लेकिन हमारा मांग तो यही है ना कि भाई भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं तो उनको बर्खास्त करो, उनकी अभियोजन स्वीकृति दो। क्यों नहीं दे रहे हो? फिर अभियोजन क्यों नहीं दे रहे? एक और निवेदन करूं मैं दोनों से ही। नीरज के पवन का जिक्र करते हैं आप लोग, दोनों के वक्त पोस्टिंग मिली उनको और दोनों के वक्त एसीबी ने कार्रवाई की है, आपके वक्त भी कार्रवाई की है, मालूम है कि नहीं आपको? तो कार्रवाई की है, मैं ये कह रहा हूं परमिशन क्यों नहीं दे रही? सुनो, सरकार क्यों नहीं परमिशन दे रही? वही कहा ये है कि सरकार क्यों नहीं परमिशन दे रही? सर मैंने वही कहा कि क्या कहा कि अभियोजन स्वीकृति के मामले में दोनों का एक ही रवैया है। नीरज के पवन के टाइम पे आप लोगों ने भी नहीं दी
उनका बाकायदा मोबाइल सब एसीबी ने पकड़ा, एक आईजी रैंक के अधिकारी ने बाकायदा सबूत के साथ में दिया। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी पीड़ा व्यक्तिगत रूप से, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं और मैं आपके साथ भी हूं। वास्तव में अगर कोई पकड़ा जाता है एसीबी के माध्यम से, और अगर एसीबी प्रूव नहीं कर पाती है, तो आई थिंक उसे क्लीन चिट देनी चाहिए कि बिल्कुल साहब कुछ बना ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है, जांच करिए। लेकिन अगर प्रूव हो रहा है, फिर अभियोजन स्वीकृति देनी चाहिए, सरकार चाहे कोई सी भी हो, क्योंकि तभी इस बात का वो होगा। एक बिजली को, मैं अनिल आपके पास में आना चाहूंगा, बड़ी रोचक बात है। बजरी को लेकर के बीजेपी आक्रामक है और पिछली बार कांग्रेस आक्रामक थी, लेकिन जनता कितनी नर्वस है इसका अंदाजा आप और हम ये बैठे, इनको भी मालूम है कि बजरी की स्थिति क्या लूट मची है बजरी के अंदर। उस वक्त मीडिया ने बहुत माफियाओं के नाम से खुलासा किया कि क्या होता है बजरी माफियाओं को लेकर के। अब तो मुझे लगता है कि ये कहना चाहिए कि बजरी माफिया शिरोमणि अगर उन्हें कहें तो ज्यादा ठीक होगा। दोनों सरकारों के टाइम पे क्या बंदरबाट होती है बजरी की, फिर ये उसे तय में जाने के बजाय इससे मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। राहत कम मिलेगी फिर जनता को। राहत तो शायद इसमें नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पिछली बार भी बजरी अवैध खनन बड़ा इशू था, जनता हित की बात उठाई गई, लेकिन जब सरकार बदली तो शायद इस बार भी ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि जनता को राहत मिल सके। हाल फिलहाल हमने 3-4 दिन पहले जब मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ने चिंता जाहिर की कि जो बजरी खनन का, जो अवैध खनन का जो मामला है चिंताजनक है, इसके ऊपर कार्रवाई लेने के लिए फिलहाल भी वो विचार कर रहे हैं और एक्शन करने के लिए अधिकारियों को भी कह रखा है। लेकिन 4.5 साल तक ऐसा क्या रहा कि जिसकी वजह से लगाम नहीं लग पाई। लोगों को सस्ती बजरी कैसे मिलेगी, और जो बजरी मिल रही है वो भी अवैध खनन से, सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो सब चीजें जो है, एक तरफ राजस्व का नुकसान, दूसरी तरफ जनता जो सोच रही थी कि उनको सस्ती और सुलभ बजरी मिल पाएगी, वो नहीं मिल पा रही है। हम देखते हैं कि जो अवैध खनन के माध्यम से ट्रक आते हैं, देर रात तक चलते रहते हैं, मिलीभगत उनमें होती है, उनमें पैसा भी चलता है, भ्रष्टाचार पूरी तरह से चलता है। तो ये आज की स्थिति नहीं है, पिछली सरकार में भी था। जनता ने सोचा कि शायद कुछ लगाम लगेगी, सरकार बदली जाए, पार्टी की दूसरी यहाँ पर आनी चाहिए, लेकिन इस पर कुछ हल यहाँ पर नहीं हो पाया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि बजरी को लेकर के, मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूं कि मैं मेरे वीडियो में देख रहा था कि बजरी घोटाला बीजेपी की तरफ से दिखाई दिया। मुझे याद है सचिन पायलट विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे, इनके पंजाब के अंदर मंत्री भी रहे हैं मिस्टर राजा, वो उनके साथ में थे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय। वो बजरी घोटाला को लेकर के ये लोग पहुंचे थे। अभी मैं चेहरे चेंज देख रहा हूं, जनता कोई राहत नहीं है। गवर्नमेंट आपकी भी बन गई है, पूर्ववर्ती सरकार के वक्त भी यही हालात थे बजरी को लेकर के। आप पैसे देकर के कोई निकल जा रहा है, वो फेर हो गई ट्रक, क्योंकि मजबूरी आपको मकान बनाना है, वो किस भी दाम पे पैसे में मिल रही बजरी तो लेना पड़ता है, लेकिन राहत जनता को फेयर तरीके से उसके हक के हिसाब से बिल्कुल नहीं मिल पाती है। बजरी को लेकर के मैं कहना चाहूंगा कुछ मुद्दे ऐसे हैं, गर्ग साहब और पौरुष जी, दोनों के केवल बयान वही रहते हैं, चेहरे बदल जाते हैं। तो गौर करिए कि वास्तव में हम कुछ कह रहे हैं उसकी डेप्थ में जाएं, पब्लिक को राहत कब देंगे। जैसे सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं, वो चाशनी ऐसी मीठी लगती है कि उसके अंदर सब कुछ भूल जाते हैं। और वैसे भी सही कहा जाता है कि सत्ता में बैठा हर व्यक्ति आधा अंधा होता है, उसे कुछ ही चीजें दिखाई देती हैं, कुछ नहीं दिखाई देती हैं। तो प्रदर्शन, धरने, ये सब जब करते हैं तो वास्तव में लेकर के बैठना चाहिए जब हम सत्ता की कुर्सी का सुख भोगने पहुंचते हैं कि हाँ, ये कुछ धरातली चीजों को लेकर के हम आए थे, जनता की पीड़ा उठाने की कोशिश की थी। अब एसी की हवा में उन्हें खुर्द-बुर्द मत करिए, सभी की स्थितियां एक जैसी हैं, तो इसे दुरुस्त करने की कोशिश करिए। जब मुझे लगता है कि जनता के वाकई आप आंसू पहुंचना चाहेंगे, जनता के हक की बात करेंगे, नहीं तो जनता भी कहने लगेगी घड़ियाली आंसू है ये। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।